दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं अफसर अहमद हूं और आज हम बिहार की बात करेंगे। बिहार का इलेक्शंस फुल स्पीड पर है। अब आप देख रहे हैं प्रथम चरण के नामांकन का पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और उसी में एक जिला आता है सीवान। सीवान एक ऐसी जगह है, एक ऐसा नाम है, जब भी इसकी चर्चा होती है पॉलिटिक्स अपने आप स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसी से सीवान जिले से शहाबुद्दीन का नाम जुड़ा हुआ है, जिन्हें बाहुबली के नाम से जाना जाता था। अब वो नहीं है। अब उनके बेटे ओसामा चुनाव मैदान में है और जैसे ही उन्हें टिकट मिला आरजेडी से, विवाद शुरू हो गया और बीजेपी फुल स्पीड से, फुल पावर से उन पर हमलावर है, आरजेडी पर, कि आपने क्यों शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दी। तो एक तरह से आप खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में ट्वीट भी किया है और अपनी रैलियों में बोल रहे हैं, बाकी बीजेपी नेता भी बोल रहे हैं। लेकिन क्या जो बाहुबली का विवाद है और जो बात कही जाती है, क्या उससे राजनीतिक असर होगा सीवान की राजनीति पर या यहाँ की सीटों पर, या सारण मंडल में आने वाली ये जो 3 जिलों की सीटें हैं, 18 सीटें हैं, क्या उन पर असर होगा? इसके लिए हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं उमर इरशाद साहब। उमर इरशाद साहब के बारे में बता दूं, ये बहुत तेज तर्रार जर्नलिस्ट हैं सीवान के और वहां पर हालातों पर बड़ी पैनी निगाह रखते हैं। उमर इरशाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। इरशाद साहब, ये बताइए कि क्या जी जी। बीजेपी जो बहुत उम्मीद कर बहुत रही है अकरम कि भाई, यहाँ आपका की। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी का एजेंडा अब स्टार्ट हो गया है। देखिए, मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूं। मैं ना पक्ष ना विपक्ष, जो सच है, जो सच्चाई है, वो मैं आपके ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीवान में जिस तरीके से सीट का जब बंटवारा हुआ है, आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, खत्म हो गया। जी बीजेपी का मैं आज एक बयान देख रहा था, अमित शाह जी का मैं एक बयान देख रहा था कि वो कहते हैं कि मैंने देखा है कि आरजेडी का लिस्ट मैंने देखा है, ये शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा यहां से चुनाव लड़ रहा है रघुनाथपुर से। इस तरीके का उनका बयान आता है। लेकिन अमित शाह जी को ये इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जेडीयू से अनंत सिंह क्या है, जिनके घर से AK-47 मिला था। जी गोपालगंज एक है, कुचायकोट विधानसभा है, अमरेंद्र पांडे वहां पे हैं, सतीश जी पांडे के भाई हैं, वो क्या हैं। लेकिन अब तो शहाबुद्दीन रहे नहीं। लेकिन अशरफ भाई, जिस तरीके से आपने कहा है कि सिवान की पॉलिटिक्स पूरे तरीके से, पूरे बिहार की पॉलिटिक्स सिवान पे टिकी हुई है। एक विधानसभा पे, रघुनाथपुर विधानसभा पे, ओसामा साहब के नाम पे, शहाबुद्दीन के नाम पे। हाँ, मुझे जी थोड़ा जी सा एक एक चीज की और जानकारी दीजिए। देखिए, रघुनाथपुर की जो सीट है वो बड़ी रोचक है। जो जी जी विवाद हो रहा है ओसामा को लेकर। अच्छा, थोड़ा सा ये जी बताइए कि इससे कुछ दिन पहले, 2-3 हफ्ते गुजरे होंगे इस बात को, वहां एक इनके बारे में कहा जाता है कि वो भी बाहुबली हैं, रईस खान, और वो एक हाँ छापे के हाँ बाद अरेस्ट हो गए। तो क्या ये जी मतलब वो लोजपा से थे? थोड़ा सा बताएंगे जी क्या जी, मामला था? लोजपा आर से। देखिए, मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले की बात है। अचानक से एसआईटी और सीवान पुलिस, सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार, इन सभी की एक रणनीति के तहत एक अलग टीम बनती है सीवान पुलिस की। सीवान पुलिस को एक गुप्त सूचना मिलता है, जैसा कि पुलिस ने बताया कि हम लोगों को गुप्त सूचना मिलता है कि रईस खान और उसके गिरोह के कुछ लोग ग्यासपुर में अवैध हथियार रखे हुए हैं, जिसको लेकर के पुलिस छापा मारती है। कुछ दिन पहले मैं आपको बता दूं कि चुनाव के टाइम में ये छापा क्यों पड़ता है। चुनाव के यही पहले भी सवाल छापा है। पड़ना चाहिए। हम्म। चुनाव के पहले भी छापा पड़ना चाहिए। अगर आप देखा जाए तो चुनाव के पहले भी ये छापा पड़ना चाहिए। बहरहाल वो अच्छा, एक आप। प्रशासनिक मुद्दा है। लेकिन मैं सारण, ये जानना। मैंने वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट किया था। मैंने वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट किया था। मैंने लोगों से जाना कि सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार आते हैं, वहां पे पुलिस पुलिस फोर्स रहती है। और अचानक से रईस खान के घर पे सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक हाई प्रोफाइल छापेमारी होती है, जिसमें रईस खान समेत 3 लोग को गिरफ्तार किया किया जाता है। और रईस खान के एक सहयोगी है, जिनके पास से राइफल और AK-47 का भारी मात्रा में गोली और बुलेट प्रूफ जैकेट, वॉकी टॉकी, इस तरह का ही इक्विपमेंट पुलिस बरामद करती है, जैसे पुलिस ने अपने प्रेस नोट में बताया था। हाँ, रईस खान के मैं ये समर्थक, जान जी जी, रईस उमर खान के मैं ये समर्थक। उमर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करें कि अगर रईस खान, क्या वो पॉलिटिकली प्लानिंग थी रईस खान की, क्या वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे, और अगर कर रहे थे तो किस सीट से कर रहे थे, थोड़ा ये बताएं।
देखिए रईस खान लोजपा आर से ज्वाइन करके, रईस खान, अयूब खान, उनकी पूरी फैमिली लोजपा आर ज्वाइन करती है और वो खुलेआम मीडिया में आके बयान देते हैं कि मैं रघुनाथपुर विधानसभा सीट से चुनाव यस। लड़ूंगा, इलेक्शन लड़ूंगा। जब ये बयान अच्छा वायरल होता है तो वहां से बीजेपी से मनोज सिंह दावेदारी ठोकते हैं कि मैं भी यहां से चुनाव लड़ूंगा बीजेपी सीट से, लेकिन वहां पे एनडीए गठबंधन में जेडीयू को वो सीट मिलता है। जेडीयू से अभी वर्तमान में जीसू सिंह वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, ओसामा साहब को खुलेआम सीधी टक्कर दे रहे हैं। जी, मैं ये समझना चाह रहा था कि एक एक लोग ये मतलब एक आशंका ये जता रहे हैं कि असल में कार्रवाई, जैसे आपने कहा कि कार्रवाई इलेक्शन के टाइम ही क्यों हुई, और जी, क्या ये उनके रघुनाथपुर की समर्थक सीट कह रहे में हैं जो ऐसा। कैलकुलेशन था, हैं? जी, जी। उनके समर्थक कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम ही कार्रवाई क्यों हुई, इससे पहले भी कार्रवाई हो सकती थी। जब पुलिस को इस तरह के इनपुट मिल रहे थे तो उससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मतलब ये एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन भी, लोग ऐसी आशंका जता रहे हैं, ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन भी हो सकती है जी, जी, जी। कि सीट का एडजस्टमेंट गड़बड़ ना हो। अच्छा, मैं एक चीज और जी। समझना चाहूंगा, मैं वापस उसी मुद्दे पर आता हूँ कि थोड़ा सा ये बताइए कि जो बाहुबल की बात होती है, शहाबुद्दीन का इंतकाल हो चुका है, अब वर्तमान में क्या सीवान, सारण जो मंडल आता है 18 सीटों का, छपरा और इधर के जो जिले हैं, क्या यहाँ पर कोई बाहुबली है या नहीं है, या सिर्फ शहाबुद्दीन के परिवार की ही अभी चर्चा होती है? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे बीजेपी की जो बातों से ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर सिर्फ आरजेडी या गठबंधन के ही कोई बहुत बड़े बाहुबली मौजूद हैं, बाकी कोई नहीं है। थोड़ा सा इसे एलेबोरेट करिए, थोड़ा सा हमारी रीडर्स की जानकारी के लिए, मतलब जो व्यूअर्स हैं, कि क्या बाहुबली की जब हम बात करते हैं तो इस प्रमंडल में क्या कोई और ऐसा मतलब बड़ा क्रिमिनल या बाहुबली नहीं है? ये मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा विस्तार से इस बारे में बताइए। देखिए गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा सीट से विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे हैं, उनके भाई सतीश पांडे हैं। उनके ऊपर भी कई ऐसे मीडिया में रिपोर्ट चलते हैं कि उनके ऊपर भी कई तरह के हत्या के मुकदमे दर्ज हैं, किस लूट पार्टी छिनतई से हैं? अपहरण। वो जेडीयू से हैं। अमरेंद्र पांडे उर्फ जी। पप्पू पांडे वो जेडीयू से हैं। और सतीश पांडे वो भी उनके भाई हैं, वो भी वहां से राजनीतिक फैमिली से आते हैं और कुचायकोट विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं आ जाइए छपरा में, छपरा में भी सुधीर सिंह हैं, उनकी फैमिली है। जी। वो लोग शहाबुद्दीन के परिवार का भी काफी करीबी है। तो कई ऐसे सीटों पे लोग हैं, वैसे है कि जिनके छवि उस तरीके का है। और इधर जी। आप चले जाइए तो उधर अनंत सिंह भी हैं, मनोज सिंह भी हैं, सीवान में अजय सिंह भी हैं। जी। जी। तो कई तरह आपका के कहने का लोग हैं, बीजेपी में भी आपका हैं, कहने का जेडीयू में मतलब भी यह हैं। है कि अगर बाहुबल का आरोप लगता है तो बाहुबल तो हर पार्टियों से घूम रहे हैं। बाहुबली हर पार्टियों से, आप ये कहना हाँ। चाहते हैं कि बाहुबली हर पार्टी में? जी, 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 जी। जी, जी। जी, जी, जी। तो देखिए अच्छा, मुझे ये और बताइए। पार्टी बाहुबल पे ही चलता है, क्योंकि जी। अभी तो बिहार का ज्यादा मेरा ये उम्र हुआ नहीं। जी, 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 देखिए हम्म, मेरा ज्यादा उम्र हुआ नहीं, लेकिन मैंने जिस तरीके से बिहार को अब तक करीब से देखा है, तो मैंने जिस तरीके से बिहार की राजनीति को समझा है, बिहार के पॉलिटिक्स को समझा है, तो राजनीति और बाहुबल पे ही बिहार की पॉलिटिक्स चल रही है अभी। हर पार्टी में है, जेडीयू में भी है, इसका मतलब, बीजेपी में भी है, हर एक पार्टी में है। जी। अच्छा तो थोड़ा सा बताएंगे बीजेपी में क्या, बीजेपी में कौन से बाहुबली हैं? अनंत सिंह है, बीजेपी में भी जी। रहे हैं। सीवान से अजय सिंह है, मनोज सिंह है। जी। इन लोगों पर भी कई तरह के मामले हैं, चल रहे हैं। कितना तो लोग भी मतलब इसमें शायद। अगर हम बाहुबल की बात करें तो ये तो पूरे बिहार का एक स्टाइल है, मतलब एक ऐसी समस्या है जो सालों से मौजूद है, और ऐसा लगता था जैसे नीतीश के आने के बाद सुशासन हो गया तो बाहुबली भी गायब हो गए। लेकिन जिस तरह से यहाँ AK-47 मिलती है, AK-47 मिलती है, जिस तरह से बाहुबली अब कॉरपोरेट हो गए हैं, कॉरपोरेट और लाइजनर टाइप की बिजनेस करने लगे हैं, अपना स्टाइल बदला अपना है, अपना लिबास बदला, अपना लिबास बदला लिबास है। बदला है, बॉडी वही है। हम्म। समझ में आ रहा ना, कैरियर बदला है, राजनीति जी। वही है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि
बहुत ज्यादा ओसामा। आपने सिवान की बात कही है, आपने सिवान की बात कही है। मैं सिवान का मैं सिवान का ही हूं। मैं सिवान का एक आपको बहुत बड़े लोगों का मैं नाम लूंगा। सिवान की सांसद हैं विजयलक्ष्मी कुशवाहा, उनके हाँ पति हैं रमेश सिंह कुशवाहा। कई तरह के हत्या के मुकदमे उन पे दर्ज हैं, कई तरह के हत्या के मुकदमे उनके ऊपर हैं। एक आंदर में जाइए, मंटू दुबे के भाई का हत्या का उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। मैंने लोकसभा चुनाव में मैंने उस पर बहुत सारा रिपोर्टिंग में किया है, ग्राउंड रिपोर्ट किया मैंने। कई तरह के लोग कहते हैं तो क्या वो भी तो जेडीयू से हैं, बीजेपी एनडीए गठबंधन में सरकार है, तो अमित शाह को उन पे भी तो ध्यान देना चाहिए कि हमारे अच्छा पार्टी में मुझे ये, सांसद बन के बैठे हुए हैं। जी जी, अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, थोड़ा ओसामा के बारे में बताइए। क्या जैसे बाहुबल की बात होती है, तो क्या इस तरह की धमकी, टॉर्चर, डराना, अपराध करना, क्या ओसामा के इर्द गिर्द ऐसा कुछ होता है? क्या कुछ है तो जरा बताइए तो खुल के, ताकि देखिए लोगों को देखिए समझ में देखिए आए देखिए कि ओसामा, मन में क्या देखिए वही देखिए बाहुबल या ओसामा, वही डर है। देखिए देखिए ओसामा साहब को मैं काफी करीब से जानता हूँ, ठीक है। तो ओसामा साहब शुरू से बाहर रहे हैं, वो बाहर रह करके पढ़ाई किए हुए हैं। देखिए मैं निष्पक्ष बात कह रहा हूँ, जो सच है मैं वही चीज को बता रहा हूँ। क्योंकि आप पता कर लेंगे उनके ऊपर कई ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। बाहर रह करके वो लॉ का अपना पढ़ाई करके सीमान में आए हैं। अब वो आकर के अपने पिता की विरासत को संभाल रहे हैं, अपने पिता की पॉलिटिक्स को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उनके ऊपर इस तरह की बात आ रही है। लेकिन ओसामा साहब को मैं करीब से जानता हूं। कुछ दिन पहले रघुनाथपुर विधानसभा का सीट कुतुब छपरा एक है, कुतुब छपरा है, वहां पे वहां की जनता कई दिनों से, कई महीनों से आकर के सीवान के सांसद विजयलक्ष्मी कुशवाहा के पास आके अपना दुख दर्द कह रही थी। क्योंकि उसामा साहब की मां भी लोकसभा की प्रत्याशी रह चुकी हैं, चुनाव में वो हार गई। तो जाकर के सिवान के एमपी से वो लोग अपना दुख कह रहे थे कि हमारा रोड बनवा दीजिए, बरसात का मौसम था, रोड हमारा खराब हो गया है। तो वो लोग सुने नहीं। तो फिर वही लोग जब उसामा साहब के पास गए, क्योंकि उसामा साहब वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उसामा साहब कुछ अच्छा क्या बात है, तो ये रोड का बात है, इस तरह का मसला है। उसामा साहब ने एक कॉल किया कि भैया थोड़ा सा देख लीजिए, वो रोड का मामला है, तो जाकर के उस रोड को बनवा दीजिए। 30 मिनट 30 मिनट में पूरा काम लग गया उस पे, स्टार्ट हो गया आधा काम। घंटा के अंदर। हाँ अच्छा ये बताइए मुझे कि आप उमर, आप देख रहे हैं कि अब देखिए राजनीतिक माहौल बड़ा गर्म है, तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि सीवान के अंदर राजनीतिक स्थिति क्या है? क्या आरजेडी गठबंधन जो है लीड कर रहा है, या इस बार उसे सीवान में लॉस हो सकता है? क्योंकि जो गणित, पुराना गणित जो भी दिखाई देता है, यहाँ पर आरजेडी 21 पड़ती रही है, आरजेडी गठबंधन। इस बार क्या होगा? इन सीटों का गणित क्या देखिए है, थोड़ा सा इस बार, समझाएंगे। देखिए इस बार मुझे मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने जनता का मिजाज जाना है, इस बार काफी कम वोट आएगा आरजेडी का सीवान में। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बढ़िया विधानसभा सीट है। यहाँ से बच्चा पांडे विधायक थे, 5 सालों का उनका कार्यकाल रहा है। 5 साल जनता के बीच में वो नहीं थे, जनता उनको खोज रही थी, जनता काफी नाराज थी उनसे। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी पे थोड़ा सा इम्पेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू 2 बार के विधायक श्याम बहादुर सिंह रहे हैं जेडीयू से। तो अभी फिर से जेडीयू से यहाँ से प्रत्याशी हैं इंद्रदेव सिंह पटेल, जेडीयू से, इंडिया जी गठबंधन से। तो काफी फीडबैक उनका भी अच्छा है, यहाँ पे लोग उनका बहुत नाम ले रहे हैं, जनता उनकी काफी तारीफें कर रही है कि हम लोग इस बार परिवर्तन करेंगे। क्योंकि अरुण गुप्ता एक व्यवसायी हैं, आरजेडी से टिकट मिला है अरुण गुप्ता को, लोग कह रहे हैं कि वो एक व्यवसायी हैं, वो आए हैं यहाँ पे, तो राजनीति को बहुत कम पता है। और कुछ दिन पहले अरुण गुप्ता का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो खुद कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने कितना हत्या किया, शहाबुद्दीन ने कई लोगों को मरवा दिया, इस तरीके का उनका बयान आता है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के पार्टी से, आरजेडी के ही सींचने वाले शहाबुद्दीन को अगर उन्हीं के लोग इस तरीके के बयान अगर वायरल होता है, तो कहीं ना कहीं जनता तो एक चीज पे नोटिस करती है। हालांकि वो बयान उनका, जी अरुण गुप्ता का बहुत पुराना था, 1 साल पुराना है, जी जी। लोकसभा चुनाव का है। तो इस तरीके की सोच रखने वाले लोगों को जनता कह रही है कि इस तरह का सोच रखने वाले लोगों को हम लोग अब सबक सिखा देंगे। तो पहला बात की बरड़िया सीट, मुझे लगता है कि यहाँ पे आरजेडी हार सकती है। ओके। और तो आप रघुनाथपुर जो सीट है, जो रघुनाथपुर सीट है, वो भी काफी कांटे की टक्कर की लड़ाई होगी, क्योंकि जीसू सिंह वहां पे हैं, जेडीयू से हैं।
और आरजेडी से उसामा साहब है। अगर एमवाई समीकरण अगर बढ़िया से वहां पे काम करता है, तब लगता है कि उसामा साहब का जीतने का कुछ चांस है, क्योंकि वहां पे मुस्लिम का अल्पसंख्यक वर्ग का 20% लोग हैं, आबादी है, और वहीं यादव समाज का 15% है, सिंह समाज का 10% है, अन्य में 6% लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के का जो वोट फैक्टर है, जो एम वाई समीकरण का, जो राजद का काफी कहा जाता है कि एम वाई समीकरण शहाबुद्दीन के समय से चलता आ रहा है, तो अब बीच में एम वाई समीकरण काफी कमजोर हो गया था। जब शहाबुद्दीन का दिल्ली में निधन होता है, उस समय तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन परिवार से मिलने नहीं जाते हैं, शहाबुद्दीन का बॉडी सीवान नहीं आता है, तो उससे काफी नाराज होती है सीवान की जनता और मुस्लिम समाज के लोग। तो कहीं ना कहीं लोजपा और रईस खान के पक्ष में कुछ अल्पसंख्यक के लोग सट गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो रघुनाथपुर में कांटे की टक्कर हो सकती है। अब हम आते हैं महाराजगंज सीट पे। तो महाराजगंज सीट से विनोद जायसवाल के बेटे हैं, जो सिवान के एमएलसी हैं, उनके बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और एनडीए जेडीयू से वहां पे हेम नारायण शाह है। तो हेम नारायण शाह का कुछ दिन पहले, अभी जिस दिन टिकट लेके आए थे, उसी दिन रात में जगदीशपुर में उनका खुल करके जनता विरोध किया। जनता ने कहा कि आप 5 साल दिखे नहीं है, 5 साल आप विधायक जब थे उस समय आप आए नहीं, तो अब आप क्यों आए हैं? तो इस तरीके का उनका विरोध हुआ। तो कहीं ना कहीं आरजेडी को वहां पे महाराजगंज में कुछ फायदा मिल सकता है। गोलियाकोटी विधानसभा सीट पे आइए तो देवेशकांत सिंह वहां के विधायक हैं, इस बार बीजेपी से वही है, तो वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। और वहां पे विपिन कुशवाहा का नाम चल रहा था, जो आरजेडी के जिला अध्यक्ष है सिवान के। तो विपिन कुशवाहा ने आज अपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब वहां से है अनवार, सिवान के अनवारुल हक हैं, जो गोलियाकोटी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो देवेशकांत सिंह का एक आज नया नया बयान आता है कि यहाँ पे हम लोग बाहरी का जनता समर्थन नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को वहां पे फायदा हो सकता है। एज है वहां पे, गोरियाकोटी में एज है। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए सदर सीट का क्या हाल है? सदर में दो दिग्गज हैं। जी सदर सीट पे मंगल पांडे हैं बीजेपी से। देखिए सिवान सदर की आप बात कर रहे हैं अफसर भैया, तो अफसर जी मैं आपको बता दूं कि सिवान सदर सीट जो है वहां से मंगल पांडे हैं। मंगल पांडे कई जगहों पे चुनाव लड़वा चुके हैं, कई जगह पे लोगों के लिए कंपेनिंग किया है अपनी पार्टी के लिए। जैसा कि मंगल पांडे ने कहा, अवध बिहारी चौधरी स्पीकर भी रह चुके हैं, राजनीति के काफी अच्छे राजनीतिकार हैं। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर की लड़ाई होगी सिवान में। सिवान में जाति की अगर बात कर रहे हैं आप, तो यादव और बनिया फॉरवर्ड की लड़ाई होगी वहां पे। तो कहीं ना कहीं वहां पे अवध बिहारी चौधरी का पेच फंस सकता है, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी विधायक रह करके कई जगहों पे नहीं गए हैं, जनता के बीच नहीं रहे हैं। जनता ने कहा कि अवध बिहारी चौधरी 15 महीना प्रोटोकॉल में रहे हैं। मैंने लोगों से फीडबैक लिया है, सिवान सदर के लोगों से मैंने बात किया है, तो लोगों ने कहा कि अवध बिहारी चौधरी प्रोटोकॉल में रहे हैं, तो वो अब प्रोटोकॉल में रहे, जनता अब उन्हें वोट नहीं देगी। जनता ने इस तरह की बात कही। तो मंगल पांडे को सिवान सदर सीट से फायदा हो सकता है। अच्छा, बाकी सीटों का क्या गणित आप लगाते हैं? जैसे दरौंदा की सीट है, दरौली है। देखिए दरौंदा की अगर आप बात कर रहे हैं, और अपने का दरौली, हम लोग दरौली पे चलते हैं। दरौली जो सीट है वहां से लोजपा के प्रत्याशी एक युवा है वहां पे जो लड़ रहे हैं, पासवान है, ठीक है। तो उनके समर्थन में काफी लोग दिखे नहीं है मुझे, बहुत कम लोग दिखे, 2-3 लोग जब टिकट लेकर के दिल्ली से वहां आए, तो एक लोग उनको माला पहना करके उनका स्वागत किया। क्योंकि सबसे बड़ा वहां पे फैक्टर ये है कि महादेव पासवान सिवान लोजपा जिला अध्यक्ष का टिकट कट गया। कई लोग मांग कर रहे हैं कि महादेव पासवान का वहां पे टिकट होना चाहिए, महादेव पासवान को वहां से टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि महादेव पासवान लोजपा में रहे हैं और महादेव पासवान का काफी अच्छा सिवान में फीडबैक है, उनकी काफी अच्छा फैन फॉलोइंग है, एक विधानसभा सीट पे उनका काफी अच्छा पकड़ है। सिवान के एमपी विजयलक्ष्मी के लिए उन्होंने कैंपेनिंग भी किया था, तो उनका सीट निकल गया। तो कहीं ना कहीं लोजपा वहां पे वो सीट अपना हार जाएगा दरौली से।
और दरौंदा की बात कर रहे हैं तो करणजीत सिंह और व्यास सिंह वहां पे हैं, तो वहां जी। पे कुछ लगता है कि बीजेपी को वहां कुछ फायदा हो सकता है। तो ये उम्र कुछ इस तरह से लग रहा है कि गलतियां दोनों मतलब गठबंधन की तरफ से भी दिखाई दे रही हैं और आपका एनडीए में भी गलतियां दिखाई दे रही हैं, नाराजगी दोनों सेक्टर में नजर आ रही है। तो ये प्लस माइनस इक्वल जैसी स्थिति लगती है कि कुछ गलतियां वहां से हाँ है तो उन्हें भी नुकसान होगा और कुछ गलतियां यानी सीटें चेंज हो सकती हैं, मोर ओवर गणित आसपास ही रह सकता है, सिचुएशन ये है। लेकिन डैमेज देखिए देखिए गठबंधन को भी होगा क्योंकि जी देखिए अफसर जी, कुछ सीटें चेंज होगी लेकिन इस बार ने दोनों पार्टी जो इंडिया और एनडीए ने काफी अच्छा अपना काम किया है कि कुछ लोगों का टिकट कटा है, कुछ लोगों को नए लोगों को टिकट मिला है, तो ये एक फैक्टर काम कर सकता है। प्रशांत किशोर भी यहाँ पे हैं, सिवान के बड़िया में उनके शाहनवाज प्रत्याशी हैं, सिवान सदर से भी हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को भी फायदा हो सकता है, कुछ लोगों का वोट वो लोग काट सकते हैं। तो लेकिन सवाल ये है उमर, इसमें बड़ा सवाल ये है कि जो लोग बड़े लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर वोट किसका काटेंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि वो ये तो ठीक है वो एंट्री कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि किसका वोट जाएगा, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या महसूस हो रहा है कि जो जनसुराज की पार्टी जो एंट्री हुई है वो सही मायने में किसका वोट किसको मतलब डैमेज करेगी, ये थोड़ा बताइए। देखिए जनसुराज अपने जितने भी लोग को प्रत्याशी उतारा है सिवान में, खास करके 2 प्रत्याशी उनके मुस्लिम हैं, तो कहीं ना कहीं आरजेडी को यहाँ पे भारी लॉस होगा, इंडिया गठबंधन को काफी लॉस हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम समाज का कुछ वोट वो लोग काटेंगे। डॉक्टर शाहनवाज डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर के पेशे से भी कुछ लोग, कुछ वर्ग के लोग उनके उनके पास हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट का वोट वहां पे कट सकता है, क्योंकि पूरे बिहार में 243 सीट है, 243 सीट है पूरे बिहार में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर पूरे बिहार की हम बात करें तो इस बार बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर की आरजेडी वजह से भी से। कुछ, जी 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 जी, प्रशांत किशोर की वजह से आरजेडी को काफी लॉस होगा, बीजेपी को काफी फायदा होगा। अच्छा, ऐसा आपको क्यों लगा कि प्रशांत किशोर क्या वो मतलब क्या ये कैलकुलेटिव लग रहा है आपको उस एरिया को कि शीट शीट जो हाँ दी हाँ, गई देखिए देखिए जिस तरीके से, है। देखिए प्रशांत किशोर ने जहां जहां पे अपना उम्मीदवार उतारा है, जातीय समीकरण पे अपना उम्मीदवार उतारा है, ताकि बीजेपी को सब फायदा मिले। पूछिए क्यों। अच्छा। जी थोड़ा सा सीवान सीवान में बताइए कि आपने जब ये बात कही है तो सीवान की सीटें देख के आपको ऐसा क्यों लगा। देखिए, बड़हरिया पे हम आते हैं तो यहाँ पे डॉक्टर शाहनवाज है, मुस्लिम वर्ग से आते हैं। एनडीए से यहाँ पे इंद्रदेव सिंह पटेल है, निर्दलीय 2 बार के विधायक रह चुके शाह बहादुर सिंह हैं, अरुण गुप्ता है, तो ये तीनों हिंदू हैं, जी और यहाँ पे एक प्रत्याशी है मुस्लिम। जी तो वैसे बड़हरिया की जनता आरजेडी से काफी नाराज है, तो आरजेडी का कुछ वोट यहां से कट सकता है, कुछ वोट एनडीए को जुट सकता है, और मुस्लिम का कुछ वोट शाहनवाज जो डॉक्टर हैं वो यहां पे काट सकते हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी यहां पे काट सकती है, तो एनडीए को यहां पे काफी फायदा हो सकता है। मतलब ये जो आप सीवान का जो एग्जांपल दे रहे हैं कि सीवान में जो सीटों के सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख के जो आप समझ पाए, तो उस वो इंडिकेट कर रहा है कि प्रशांत किशोर ने सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया ही इस तरह से है कि वो आरजेडी को गिराए ना कि एनडीए को गिराए, आप ये कहना चाहते हैं। ये जी जी यही जी सही जी। है। ठीक है ठीक है। नहीं देखिए, अब सर जी, अब आप सिवान सदर में आ जाइए। सिवान सदर में भी आजम अली हैं, मुस्लिम आते हैं, जी जी मुस्लिम से हैं, तो जी बीजेपी को भी यहाँ पे फायदा हो सकता है, क्योंकि सिवान विधान सदर सीट मुस्लिम का काफी अच्छा आबादी है, बड़िया के बाद यहाँ पे अच्छा आबादी है, तो यहाँ पे भी फायदा हो जी सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी कुछ वोट काट सकती है, जी जीत भी सकती है, काट भी सकती है, तो बीजेपी को ये कहीं ना कहीं फायदा होगा। क्योंकि देखिए, एम वाई अगर समीकरण की मतलब हम बात करते हैं, मुस्लिम यादव समीकरण की हम बात करते हैं, तो मुस्लिम कैडर वोट है आरजेडी का,
तो अगर मुस्लिम प्रत्याशी मुस्लिम विधानसभा सीट से अगर चुनाव लड़ता है, मुस्लिम समाज जहां पे ज्यादा है वहां से मुस्लिम किसी पार्टी से आता है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी को वहां पे झटका हो सकता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। ओके ओके। अच्छा, नंबर टैली में अगर मैं आपसे बात करूं तो इन विधानसभा, जैसे 8 विधानसभा है टोटल, उन 8 विधानसभा में आपको क्या लगता है कि इस बार गठबंधन और बीजेपी के बीच में क्या रेशियो रह सकता है? पिछली बार के मुकाबले क्या होगा, ये भी बता दीजिए। देखिए, इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी को कुछ ज्यादा सीट आ सकती है। ओके, बीजेपी की टैली, मतलब एनडीए, एनडीए की टैली बढ़ेगी सीवान में। जी जी सीवान में बढ़ एनडीए की जाएगी। टैली बढ़ेगी जी और जी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। आरजेडी की टैली, गठबंधन की टैली घटेगी। अच्छा, हाँ, ये कुछ कुछ जो कम होगा। कुछ कम होगा, ज्यादा कम होगा या थोड़ा सा कम होगा? 2-3 सीट कम होगी। 8 सीट है यहाँ पे, 8 सीट है, तो मुझे लगता है कि 1 से 2 सीट के मार्जिन में रहेंगे अच्छा, एनडीए और एक से इंडिया। दो सीट, एक। ओके ओके। उमर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सीवान को लेकर जो जानकारी दी है वो बेहद चौंकाने वाली है, और इनसाइट ये पब्लिक जिसे जानना चाहती है कि आखिर राजनीति का केंद्र सीवान क्यों बन गया। सडनली जो राजनीति पटना में शुरू हुई थी टिकट बांटने से, वो सडनली सीवान क्यों पहुंची। आपने बड़ी डिटेल जानकारी दी और सीट बाय सीट भी बड़ी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों, नेक्स्ट बिहार की बात में हम किसी दूसरे जिले की सीटों की चर्चा करेंगे बिहार की, और समझेंगे कि वहां का राजनीतिक परिदृश्य क्या है। उमर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस देखिए देखिए जानकारी देने के जी लिए आपका जी बहुत आभार।